गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज हम थर्ड चैप्टर या थर्ड प्रिंसिपल ऑफ बुक होमलेस टू बिलियनियर जो कि एंड्रस पिरे द्वारा लिखी गई है, इसका हम आज डिस्कस करेंगे। इस बुक में जैसे कि मैंने पहले बताया, जॉय विटाले ने एंड्रस पिरे की, जो इसका बुक का ऑथर हैं, उनकी काफ़ी हेल्प की थी, इंस्पायर किया था इस बुक को लिखने के लिए। और इस बुक को उन्होंने 18 प्रिंसिपल्स में 18 चैप्टर्स में इनकी फॉर्म में लिखा है। आज हम इसके थर्ड चैप्टर या थर्ड प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। और थर्ड प्रिंसिपल का नाम जो है वो है फोकस ऑन आई एम। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉब प्रॉक्टर एक राइटर हुए हैं, उनकी एक कोट है, दैट इज़ थॉट बिकम्स थिंग्स। जो आप सोचते हैं वो चीज़ें बन जाती हैं या मटेरियलाइज हो जाती हैं। जो आप अपने माइंड में सोचते हैं कुछ, वो आपके हाथ में होता है। वट एवर यू सी इन योर माइंड, यू विल हैव दैट इन योर हैंड। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं जर्नी की, ऑथर की। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ऑथर जो था उसको वो रेंट नहीं उसने पे किया था अपने रूम का, तो उसको पुलिस ने निकाल के बाहर फेंक दिया था। और वो बुरी तरह से कर्जे में घिर चुका था, क्योंकि उसने सभी लोगों से फुकेट में, जो एक टूरिस्ट स्पॉट था थाईलैंड में, वहाँ पे रह रहा था। तो वहाँ पे सभी लोगों से, ज़्यादातर लोगों से जो उसकी जानकारी में थे, सभी से उसने पहले ही ऑलरेडी ही कर्जा ले चुका था, उनसे पैसे ले चुका था और वापस नहीं कर पाया था। तो इस वजह से पुलिस ने उसको उसके जो रेंट रूम जो लिया हुआ था उससे निकाल के बाहर फेंक दिया। और वो फाइनली क्या है, कम से कम 5-7 दिन उसको जो है कह लीजिए बीच पे ही उसको बिताने पड़े थे, विद ओनली 2 लगेज जो कि उसके पास थे। और उसमें कहते हैं कि 5-6 दिन, जो जितने दिन भी वो अकेला बीचेस पे जितने दिन वो रहा, सारा दिन वो यही सोचता रहता था कि जो मेरे हालात हैं, इनके पीछे कारण जो हैं मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो पहले उसके साथ थे, या उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर था वो, यानी कि वो सभी को, इन सभी हालात जो उसके प्रेजेंटली थे उनका वो जिम्मेवार मानता था, उनको दोषी मानता था, उनको गालियाँ निकालता था या उनको बुरा भला कहता था। ये सारा उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन वो किसी भी हालत में और किसी भी सिचुएशन के लिए वो अपने आप को कहीं पे भी जिम्मेवार मानने को तैयार नहीं था। किसी के लिए भी वो अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझता था। और उसकी जो लाइफ थी बिल्कुल मैसअप हो चुकी थी उस समय तक। और एक दिन क्योंकि उसके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे और जैसे तैसे करके अपना काम चला रहा था, तो एक दिन उसका खाना खाने के लिए दिल किया, अच्छा खाना खाना चाहिए मुझे, अच्छा खाना मिल जाए अगर किसी जगह से मुझे। तो इसके दौरान, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसको कोई पैसा उधार नहीं देगा और अच्छा खाना मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि उधार किसी से मांगूंगा वो देगा नहीं। और उसकी जो एक लेडी जो कि उसको कभी कभार उसकी हेल्प कर देती थी, उसको फ्री में नूडल्स खाने के लिए दे देती थी। तो उसके बारे में भी उसके दिमाग में आया कि उसके पास जाता हूँ। बट फिर उसने सोचा कि नूडल बहुत खा लिए मैंने और नूडल खा खा के उसका मन भर गया है, नूडल भी नहीं खाऊंगा मैं। तो फिर उसके दिमाग में फाइनली आया कि उसका एक दोस्त है स्वीडन में, वो उससे मैं बात करता हूँ, वो अगर मेरी फाइनेंशियली कुछ हेल्प करे ताकि मैं अपनी थोड़ी कुछ दिनों के लिए ज़िंदगी आराम से निकाल सकूँ। तो फिर ऑथर क्या करता है, उस दोस्त को फ़ोन करता है और फाइनली उससे फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बोलता है। बट वो दोस्त जो है उसकी फाइनेंशियली मदद करने के लिए तो मना कर देता है, बट उसको बोलता है कि मैं तेरे को एक बुक है द सीक्रेट, जो कि रोंडा बायर्न द्वारा लिखी गई है। बहुत ही रिनाउंड बुक है, बहुत ही इंटरनेशनल सेलिंग बुक है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक है। वो कहता मैं तुझे ईमेल करता हूँ, उस बुक को पढ़ना।
तो ऑथर इस बात को सुन के बड़ा डिस्टर्ब हुआ वो, लेकिन बोला तो कुछ नहीं उसको, बट वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, कुछ कह भी नहीं सकता था। बट फाइनली उसने सोचा चलो ठीक है, कम से कम बुक वो मुझे भेज रहा है, ऐसा करता हूँ कि बुक होगी, मेरा टाइम पास हो जाएगा थोड़ा। दिन में मेरे को कोई काम धंधा तो है नहीं, मैं फालतू में बैठा रहता हूँ, तो चलो कुछ और नहीं तो कुछ बुक को पढ़ लूँगा थोड़ा टाइम, तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो उसी दिन क्या करता है वो, शाम को जाके इंटरनेट कैफ़े में जाके वो जो है उसकी फ़ोटोकॉपी बुक की निकलवा लेता है और उसी शाम को वो पढ़ना शुरू कर देता है बुक को। और इसमें बुक में जो था, इस बुक में बेसिकली कुछ फंडामेंटल्स हैं कि कैसे हमें डिज़ायर करना चाहिए, कैसे हमें विजुअलाइज करना चाहिए और किसे हमें फेथ करना चाहिए। ये कुछ हैं फंडामेंटल्स डिस्कस किए हुए। रोंडा बायरन ऑथर है जो बुक सीक्रेट के, तो इसने वो जब वो फंडामेंटल्स पढ़े तो इसको बड़े वेग लगे, बड़े अनरियलिस्टिक लगे कि ये बिल्कुल गार्बेज है या इसका कोई मतलब नहीं है, टोटली नॉनसेंस है। और रादर उसने सोचा कि ये जो बुक में जो फंडामेंटल ऑथर ने लिखे हैं, ही वाज नॉट एग्रीमेंट विद दैट। वो इनको बिल्कुल एक तरह कह लीजिए डिसएग्रीमेंट में था, और वो उसने ठान लिया कि मैं ये इनको लॉज को, ये जो हैं सो कॉल्ड, इनको गलत साबित करूँगा। तो उस चक्कर में क्या किया ऑथर ने, एक दिन उसने कहा, क्योंकि उसमें बुक में जो है ये सीक्रेट, उसमें कहा है कि आप अगर कुछ चीज़ को आपकी कोई स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होती है तो कुदरत वो है आपको उस डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर को पूर्ण करने में आपकी मदद करती है। तो इसने कहा चलो लेट अस ट्राई, देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं है, क्योंकि उसको तो लगता था कि ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है, बकवास है। बट उसने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ छोटी सी चीज़ से। तो उसने कहा चलो एक कप ऑफ टी या सॉरी कप ऑफ कॉफ़ी, उसने कहा कि चलो मैं विजुलाइज करके देखता हूँ कि मुझे कोई अगर कप ऑफ कॉफ़ी मुझे पिला दे या मिल जाए कहीं से। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने उस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश की। पहले तो उसको विजुलाइज करने में दिक्कत आई, क्योंकि उसको आदत नहीं थी विजुलाइज करने के लिए, उसको फोकस करना था माइंड को, और फोकस करने की आदत नहीं थी। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, करने की कोशिश की, बट नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली वो उस चीज़ पे विजुलाइज फाइनली कर पाया कि कैसे कप ऑफ कॉफ़ी जो है उसको किसी ने ऑफ़र की, कैसे उसका गर्म कॉफ़ी थी और कैसे उस तरह का अरोमा आ रहा था, कैसे उसमें से स्टीम निकल रही थी। तो ये सारा वो विजुलाइज अपने माइंड में फाइनली कर पाया। और मज़े की बात ये हुई, सरप्राइजिंग बात ये हुई, विदिन 2 डेज़ वो बैठा हुआ था बीच पे। एक बीच बॉय आया जो कि वहाँ पे बोट्स जो हैं उनका बिजनेस करता था। टूरिस्ट जो आते थे उनको बोट राइडिंग करवाने के लिए वो उस तरह के बिजनेस में था। तो बीच बॉय आकर इसको, ऑथर को बोलता है कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो मैं आपको एक गरम कप ऑफ कॉफ़ी ऑफ़र करना चाहता हूँ। तो ये सुन के ऑथर एकदम से सरप्राइज़ हो गया कि ये क्या, मतलब मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, और ये मेरे को कप ऑफ कॉफ़ी ऑफ़र कर रहा है। तो चलो खैर, उसने कॉफ़ी उसको ऑफ़र की और उसने कॉफ़ी ली और पी। बहुत उसको अच्छा लगा कि चलो काफ़ी टाइम बाद कॉफ़ी मिली। बट उसको लगा कि ये कोई, मतलब इसमें कोई मिरेकल नहीं है या कोई ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है कि कुछ लॉ काम कर रहे हैं इसके पीछे। इट वाज कोइंसिडेंस। तो उसको लगा कि ये कुछ कोइंसिडेंस है कि ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि मैं कुछ और विजुलाइज करके देखता हूँ कि ये चीज़ें जो इस बुक में द सीक्रेट में लिखी हैं ऑथर ने, ये एक्चुअल में होती हैं नहीं होती हैं, मटेरियलाइज होता है उस तरीके से नहीं होता। तो उसने सेकंड टाइम फिर क्या किया कि उसने कहा कि चलो मैं लंच को विजुलाइज करके देखता हूँ कि मुझे अगर लंच मिल जाए, कोई अच्छा किसी को मिल जाए खाने के लिए। तो उसने फिर लंच को विजुलाइज करना शुरू किया
और उसमें भी उसको जैसे पहले था, क्योंकि उसने एक आदत नहीं थी किसी चीज़ को विजुलाइज करने की और मेडिटेट करने की या फोकस करने की किसी चीज़ पे, क्योंकि इसके लिए विजुलाइजेशन के लिए प्रॉपर आपकी फोकस होना, उस पर कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है, और इमोशनली अटैचमेंट उस चीज़ में होनी ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ फैक्टर्स जो थे, उसकी आदत नहीं थी उसको, तो उसको दिक्कत आ रही थी। बट समहाउ उसने धीरे धीरे करके उसको विजुलाइज करके उसने ये फाइनली अपने आप को फील किया कि उसको कोई लंच ऑफ़र कर रहा है, और उसने फाइनली लंच किया। और अगेन फिर वही एक सरप्राइजिंग कह लीजिए घटना हुई कि उसको 3-4 दिन के बाद उसको उसका कोई पुराना दोस्त, एक कोलीग था उसका वहीं पे, तो वो उसको होटल के बाहर मिलता है, और वो उसको कहता है कि मैं आज चलो तुम्हें लंच करवाता हूँ। ये सुन के फिर वो सरप्राइज़ हो गया ऑथर कि ये क्या हुआ, मतलब ऑल ऑफ ए सडन ये मेरे को मतलब लंच ऑफ़र कर रहा है। फिर वो चक्कर में पड़ गया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। चलो खैर, उसने लंच करवाया, उसने किया, और वो घर आ गया। तो अब ये जब इंसिडेंस हुआ, इसके बाद फिर ऑथर ने सोचा कि ये मुझे लगता है कि इसके पीछे जो है, ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये लॉज हैं, काम करते हैं, मुझे लगता है, आई डाउट कि ये काम करते हैं। तो चलो एक काम करता हूँ, कुछ बड़ा सोचता हूँ, कुछ बड़ा विजुलाइज करते हैं। छोटे तो विजुलाइज बहुत करके देख लिए, मुझे लग रहा है कि छोटे विजुलाइज करता हूँ तो होते हैं, जो बड़ा विजुलाइज करके देखते हैं अब कुछ। तो उसने कहा, सोचा कि मैं कुछ बड़ा क्या विजुलाइज करूँ। तो उसने सोचा उसमें मैं कोई जॉब, बढ़िया सी जॉब विजुलाइज करता हूँ, या कोई बड़ा गाड़ी विजुलाइज करता हूँ, या होम विजुलाइज करता हूँ। बट उसने फाइनली फाइनल किया कि मैं एक कोई बढ़िया जॉब विजुलाइज करूँगा। सो उसने फिर वही किया, जॉब विजुलाइज करनी शुरू की। और इसमें जो है, इसमें अकेला जॉब जो थी उसने जो विजुलाइज करनी शुरू की, इसमें ऑथर ने एक बात इसमें और कही कि जो जॉब थी उसने वो इसलिए विजुलाइज करनी स्टार्ट करी क्योंकि वो चाहता था कि ये जब उसको जॉब मिलेगी अच्छी, तो फिर वो अपने पेरेंट्स को बता पाएगा कि देखिए मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, और उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो गई है, और उसके जो पेरेंट्स हैं उस पर प्राउड फील होंगे। सो इसलिए उसने उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे पहले रखा। इस बुक में इस चैप्टर में ऑथर ने 3 फंडामेंटल्स जो हैं डिस्कस किए हैं, और इन फंडामेंटल्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला फंडामेंटल इसमें ऑथर ने डिस्कस किया है वो है विजुलाइजेशन विद इमोशंस। इसमें क्या है कि ऑथर जो था विजुलाइज कर रहा था, जैसे कि उसने जॉब के रिगार्डिंग विजुलाइज करना शुरू किया। तो ये जो विजुलाइजेशन थी, इसमें वो पूरा इसको कह लीजिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोर के साथ इसको विजुलाइज कर रहा था, प्रॉपर विविड पिक्चर्स माइंड में ला रहा था, प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट थी एज पर जो स्टेप्स बुक में बताए गए थे सीक्रेट में, उसको फॉलो कर रहा था। अपने दिमाग में वो सारी विजुलाइजेशन उसकी चल रही थी, जिसको क्रिएटिव विजुलाइजेशन कहते हैं, वो सारा कुछ चल रहा था। और इसके साथ उसको ऑथर को ये बात भी पता थी कि इसके साथ उसको स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी साथ में जोड़ने हैं, क्योंकि ये साथ में लिखा है बुक में उसमें कि आप जो क्रिएटिव इमेजिनेशन करते हैं, दे शुड बी अटैच्ड विद द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। क्योंकि आपके जो कह लीजिए इमेजिनेशन है या विजुलाइजेशन है, वो आपकी इमोशंस के साथ जब तक वो मिक्सअप नहीं होती, वो तब तक उसका इफेक्टिवनेस नहीं आता है। तो इसको ऑथर को ऑलरेडी ये चीज़ पता थी, तो ये इसने उसके साथ उसको पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ उसको ये विजुलाइज करना शुरू किया इसने, क्योंकि ये रियल कह लीजिए मैग्नेटिक फोर्स है जो इसको पुश अप करती है इस चीज़ को मटेरियलाइज करने के लिए। और ये जब इसने ऑथर ने शुरू किया, तो
बर्निंग डिज़ायर जो थी इसकी, अल्टीमेटली फिर वो उसने फाइनलाइज जो कह लीजिए मटेरियलाइज हुई। तो इसको जॉब मिली विदिन 2 वीक्स। जब से इसने ये विजुलाइज करना शुरू किया, इमेजिनरी विजुलाइजेशन शुरू की जॉब की, विदिन 2 वीक्स उसको जॉब मिल गई। वो भी जॉब भी इसको बढ़िया मिली। वो भी किसकी थी, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी थी। उसमें उसका काम था कि जो टूरिस्ट थे उनको उनके बारे में जानकारी देना था। और ये अच्छी जॉब थी, उसमें अच्छी उसको अर्निंग होनी शुरू हुई। और कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में उसने अपना घर खरीद लिया, जिसके पीछे गार्डन वगैरह भी था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो कुछ वो सोच रहा था, जो वो बड़ा प्रैक्टिकली मटेरियलाइज हो रहा था। और इन सभी चीज़ों से बड़ा वो मतलब उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग भी था कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कैसे हैपन हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। सरप्राइजिंग भी था और वो कह लीजिए खुश भी था, नो डाउट। और इस बात ने उसको इस चीज़ के लिए पुश किया कि इसके बारे में और जानकारी वो गेन करे। तो इसलिए फिर उसने माइंड जो है उसके बारे में उसको स्टडी करने के लिए और बुक्स पढ़नी शुरू कर दी ऑथर ने। और उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि जो माइंड है उसकी पावर क्या है, कैसे काम करता है और क्या कुछ वो कर सकता है। और इसके बारे में फिर उसने डेली बेसिस पे कह लीजिए बहुत सारी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। और इसमें उसका जो इसके साथ साथ ऑथर ने एक काम और शुरू किया, वो था डेली एफर्मेशंस करनी शुरू की। ये एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस होता है कि आपने कुछ जो आप चाहते हैं लाइफ में इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। उस स्टेटमेंट को आप रिपीटेडली ऑन डेली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम अवेलेबिलिटी उसको रिपीट करते हैं डेली बेसिस पे 5-10 बार 15 बार 20 बार डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम अवेलेबिलिटी, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपके धीरे धीरे क्या है कि आप उस चीज़ को आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड कर देते हैं और वो जब सबकॉन्शियस में आपके एम्बेड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। और ये जो सो कॉल्ड एफर्मेशंस थी वो स्टार्ट करनी शुरू की ऑथर ने। वो उसने सीखी एक चैप्टर था ऑटो सजेशन। और ये ऑटो सजेशन चैप्टर बुक एक थी जिसका बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। और ये बुक जो लिखी गई थी नेपोलियन हिल द्वारा। कहने का मतलब ये है कि ये एफर्मेशन जो थी ऑथर ने बुक थिंक एंड ग्रो रिच रिटन बाय नेपोलियन हिल, उसमें एक चैप्टर था ऑटो सजेशन। वहाँ से उसने ये लर्निंग ली। और उसके बाद फिर ये एफर्मेशन डेली बेसिस पे एक रिलीजियस कह लीजिए उसने अपनी एक आदत बना ली, एक ट्रेड बना लिया कि उसको डेली बेसिस पे विदाउट फेल उसने करना शुरू कर दिया। और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी कुछ लर्निंग लेनी शुरू की। और जो इस फील्ड में बहुत रनाउंड ऑथर्स हुए हैं जैसे कि टॉनी रॉबिन्स हुए हैं या जैक कैनफील्ड हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को काफ़ी डीपली स्टडी करना शुरू कर दिया। और डेली बेसिस पे उसने अपना ये जब बुक्स ये पढ़ी, जैसे जैक कैनफील्ड हैं या टॉनी रॉबिन्स हैं, इनकी बुक्स को पढ़ा, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नॉलेज गेन करी, तो फिर क्या है कि उसने डेली बेसिस पे अपने गोल राइटिंग शुरू कर दी लिखनी कि क्या क्या गोल्स हैं। डेली बेसिस पे गोल राइटिंग करनी शुरू कर दी, एफर्मेशन शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद उसने अपनी कह लीजिए पॉजिटिव माइंडसेट को रखना शुरू कर दिया, क्रिएटिव इमेजिनेशन शुरू कर दी। तो ये सारा कुछ अपना उसने सारा ही कह लीजिए माइंड का जो सेटअप था अपनी वो सारा शिफ्ट कर दिया। अपना जो पर्सनैलिटी ही बिल्कुल शिफ्ट कर दी या चेंज कर दी। उससे हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ, जो उसकी लाइफ में जो कह लीजिए घटनाएं कह लीजिए वो बहुत पॉजिटिवली वे में टर्न लेनी शुरू हो गई, एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। और ये जो
डेली मेडिटेशन, गोल सेटिंग, अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन जो भी करता था, वो दिन में जब भी उसको टाइम मिलता था करता था। यहाँ तक कि वो ये जो अफर्मेशंस जो थी वो दिन में कह लीजिए 100 बार तक भी उनको रिपीट कर देता था। तो आप यहाँ से इमेजिन लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना वो पैशनेटली, डेडिकेटली ये चीज़ों को कर रहा था। और इनमें एफर्मेशंस उसकी किस तरह की होती थी, जैसे कि आई एम मास्टर सेल्स पर्सन इन थाईलैंड, आई एम सुपरमैन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये इस तरह की जो कह लीजिए एफर्मेशंस थी वो रिपीटेडली अपने माइंड को फीड कर रहा था। और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट उसको बाद में ये हुआ कि वो एक इन द एंड कह लीजिए विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक बिलियनर बना। नो डाउट ये जो जर्नी है उसकी ये अकेला सोचने से नहीं या एफर्मेशन करने से नहीं होता है। ये सारा कुछ कि आपने रिपीटेडली सोचा और एफर्मेशन किए और आप बिलियनर बन गए, ऐसा नहीं होता है। नो डाउट आपको एक्शन भी लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली। ये इसमें एक ऐसा पॉइंट है कि जनरली लोग मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं। वो उनको लगता है कि बैठेंगे हम सोचेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नो डाउट आपको इसमें एक्शन वाला जो पार्ट है वो भी आपको करना पड़ेगा। और ऑथर ने ये जो सारी चीज़ें हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए भी स्टेप्स उठाए। इसमें सेकंड फंडामेंटल है जो ऑथर ने डिस्कस किया, वो है पावर ऑफ आई एम। इसमें क्या है कि जो ऑथर का जो ऑथर का कहता उसके 16 ईयर का जो एक्सपीरियंस था, 16 साल का जो ये जो एज ए एंटरप्रेन्योर जो उसका एक्सपीरियंस था, उसमें उसने पावर जो आई एम की देखी या फील की, वो किस तरह से उसने जो एफर्मेशंस थी उसमें वर्ड आई एम जोड़ दिया। वो कैसे? वो इस तरह से जैसे कि जितनी भी ऑटोसिएशंस वो देता था उसमें वर्ड आई एम जोड़ता था। उसने अपनी 5 स्क्रिप्ट्स लिखी या 5 ऑटोसिएशंस जो उसने अपने लिए सॉर्ट आउट करी या फाइनली चार्ट आउट करी, वो ये थी जैसे कि आई एम होल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्पफुल। तो ये जो 5 उसने स्क्रिप्ट्स कह लीजिए या ऑटोसिएशंस कह लीजिए उसने अपने लिए डिसाइड करी, फाइनलाइज करी, जिसको वो डेली बेसिस पे वही जो कह लीजिए 100 बार तक, 100 बार तक वो अपने आप को कह लिए अपने आप को बोल बोल के वो सुनाता था या उसको रिपीट करता था, ताकि वो उसके माइंड में पूरे तरीके से वो बैठ जाए। और इस तरीके से ये जो है फाइनली इस तरीके से करने से एक्टिविटी को या ऑटोसिएशन देने से ये जो एफर्मेशंस हैं ये किसी भी इंसान के जो हैं उसके सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाती हैं, और एम्बेड होने के बाद फिर वो फाइनली क्या है एग्जीक्यूट होती हैं या एग्जीक्यूशन की हो जाती है और मटेरियलाइज हो जाती हैं। और इसके लिए नो डाउट एक और एलिमेंट चाहिए होता है, फोकस। फोकस जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करता है एज़ पर वंस रिक्वायरमेंट, एज़ पर वंस वेलनेस। सो ये एक फैक्टर इसमें ये भी है जो कि ऐड ऑन करता है या इसको फैसिलिटेट करता है। सो डेली एफर्मेशन जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये कह लीजिए मूड एलिवेटर भी हैं, और आपके पॉजिटिविटी मूड में पॉजिटिविटी भी आपकी मेंटेन रखती हैं, और आपका कह लीजिए एक विगर भी मेंटेन रखती हैं कुछ भी काम करने के लिए। उसमें जो ये जो 5 स्क्रिप्ट्स या एफर्मेशंस जो ऑथर ने अपने लिए लिखी हैं, वो जो हम हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वो क्यों ली थी, उसका मतलब क्या है। जैसे कि पहला था आई एम होल। इसका मतलब है कि ऑथर ने ये क्यों ली और इसका मतलब क्या था कि आई एम डीपली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी बिकॉज ऑफ हिज हैप्पीनेस, हिज होलनेस,
कहने का मतलब कि वो किसी तरह से भी हैंडीकैप नहीं था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग फिज़िकली हैंडीकैप होते हैं, किसी की हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, या कुछ लोग मेंटली हैंडीकैप होते हैं जो डिप्रेशन में है या कोई और मेंटल इलनेस है। ये कुछ भी उसको ऑथर को नहीं था, तो उसके लिए वो थैंकफुल था गॉड को कि मुझे इस तरह का कोई एज नहीं है। और वो एक्सपेक्ट करता था, प्रार्थना करता था भगवान से कि वो आगे भी ऐसे ही रहे, और उसका धन्यवाद देता था कि आई एम होल, और यही आगे भी मेरे साथ मैं ऐसे ही रहूँ। सेकंड था इसमें एफर्मेशन में आई एम हेल्दी। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान बीमार होता है या उसको कोई बीमारी है तो ऑब्वियस है वो कुछ नहीं कर सकता, कोई यहाँ तक कि अपने काम भी नहीं खुद कर सकता। अगर वो खुद का काम नहीं कर सकता तो ऑब्वियस है ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना या किसी चीज़ को अचीव करना वो तो बहुत दूर की बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर फिर ग्रेटिट्यूड भगवान को देता है कि वो बिल्कुल हेल्दी है, और एक्सपेक्ट करता है या ब्लेसिंग्स मांगता है भगवान से कि वो हेल्दी रहे या हेल्दी है। तो वो इस एफर्मेशन को रिपीट करता है ताकि ये इफ़ेक्टिव रहे। थर्ड थी आई एम हैप्पी। इसका मतलब है कि ये जो है दिस इज़ अ की टू फंडामेंटल सक्सेस। और अगर कोई इंसान हैप्पी है तो ऑब्वियस है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से, क्योंकि उसकी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, हैप्पी होगा तो उसकी माइंड जो प्रोग्रामिंग है पॉजिटिव होगी, उसका सब मोस्ट कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस है वो उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। सो दीज आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। सो इसमें ऑथर कहता है कि जो वो हैप्पी था और उसकी प्रोडक्टिविटी भी उसकी पूरी आ रही थी, और जो वही कि वो ये आगे भी इन फ्यूचर भी वही एक्सपेक्ट करता था, ये अपने आप को एफर्मेशन देता था। आई एम वेल्दी। इसमें ये है कि मनी हमें चाहिए होती है या वेल्थ चाहिए होती है, और वो किसके लिए, ताकि अच्छा करने के लिए और अपना अच्छा करने के लिए और सोसाइटी का अच्छा करने के लिए, या कह लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए आपको वेल्दी होना आपका बहुत ज़रूरी है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ऑथर ग्रेटिट्यूड करता है या धन्यवाद करता है भगवान का, और आगे भी ये एक्सपेक्ट करता है कि वो रहे, और इसीलिए वो ये एफर्मेशन उसने सेलेक्ट की अपने लिए। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कहते ये जो है क्योंकि ये एक मीडियम है बिटवीन हमारे कॉन्शियस माइंड एंड और जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, या जिसको गॉड कह लीजिए या यूनिवर्सल पावर कह लीजिए, ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है या गॉड है, कहते ये हमेशा ये एक्सपैंड कर रहा है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो और अगर हम कहें कि हमें किसी चीज़ की कमी है तो वो नहीं होनी चाहिए, हमारे ऐसे पास ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो है यूनिवर्स में अबंडेंस में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर कहता है कि आई एम हेल्दी, और ये एफर्मेशन जो है वो चाहता था कि अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट में उसने रखा हुआ था। लास्ट थी आई एम हेल्पफुल। इसमें ऑथर ने इसको इसलिए लिया था कि उसको महसूस होता था कि ये कैसा इमोशन है, कैसी फीलिंग है कि किसी दूसरे इंसान की जो कि जिसको हेल्प की ज़रूरत है, किसी नीडी पर्सन को अगर हेल्प करते हैं हम, तो वो कितना सूदिंग है या कितना इमोशनली बंदा उस चीज़ को करके अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वो खुद आप ऐसी हालात में रहा था, पिटी कंडीशंस में, और अगर उसकी कोई हेल्प करता था उसको कितना खुद को अच्छा महसूस होता था और कितनी वो ब्लेसिंग देता था। तो वो ये खुद चाहता था कि मैं लोगों की मदद करूं और उनकी ब्लेसिंग्स लूँ। सो ये जो है उस चीज़ की वजह से ये चाहता था कि मैं ऐसी कंडीशन में हमेशा रहूं कि मैं हेल्प करूं लोगों की, और इसलिए उसने ये एफर्मेशन अपने लिए कंसिडर की थी। और एक और इसमें लास्ट फंडामेंटल
तीसरा जो है इसमें ऑथर ने डिस्कस किया है, दैट इज़ द मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन इसमें क्या था, बेसिकली ऑथर कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते थे, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती थी काम के संबंध में, जैसे कोई टारगेट को अचीव नहीं हो रहा या कोई वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है या उनको पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो क्या कहता था उनको कि आप अपने जो गोल्स हैं, अपने गोल्स उनको लिखवाने की प्रैक्टिस या उनको एक कह लीजिए उनकी प्रैक्टिस थी उनके ऑफिस में उन्होंने रखी हुई, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए, कि वो गोल सेटिंग करवाता था उनको भी। कि तो उनको वो कहता था अगर कोई दिक्कत आती तो वो उनको बोलता था कि अपने गोल्स जो हैं उनको रिविज़िट करिए दोबारा, उनको देखिए कि उनको उनमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। और सेकेंडली उनको बोलता था कि आप अपनी मेडिटेशन करिए, अपना उसके साथ साथ में आप डेली एफर्मेशंस करिए और विजुअलाइजेशन करिए। ये 3 चीज़ जो हैं, पहली डेली एफर्मेशंस, दूसरी विजुअलाइजेशन, तीसरी है आपकी मेडिटेशन। ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं सो कॉल्ड, चाहे वो आपकी पर्सनल हैं चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ रिलेटेड हैं, तो ये जो हैं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि ये उसका खुद का एक्सपीरियंस था ऑथर का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इसमें ऑथर ने यही जो सारे बुक सीक्रेट के जितने भी उसके फंडामेंटल्स थे वो सारे उसने पर्सनली आजमा के देखे कि वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो काम करते थे। तो उस चीज़ पे ही उसने अपनी सारी ज़िंदगी उन लॉज को यूटिलाइज़ किया और फाइनली जो है लाइफ में सक्सेसफुल होके वो बिलियनियर बना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन IM। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। अगले वीडियो में अगले 4th प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।